इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक खबर होगी आपके पास। यूपी से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यूपी के हमीरपुर में थाने में एक दारोगा समेत 3 पुलिस वालों ने एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी 3 सिपाहियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हमीरपुर के सुमेरपुर थाने में अपने पति को छुड़ाने गई महिला के साथ दारोगा राहुल पांडे ने 3 सिपाहियों के साथ मिलकर उसे बंधक बनाया, फिर गैंगरेप किया। महिला का आरोप है कि दारोगा राहुल पांडे ने उसके पति को घर लौटते समय गिरफ्तार किया और छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। पीड़िता के पति ने जब थाने से ये खबर अपनी पत्नी तक पहुंचाई तो वो थाने पहुंची, जहां दारोगा राहुल पांडे ने उसे देर रात तक बिठाए रखा और 20,000 रुपए की मांग की। जब महिला ने 20,000 रुपए चुकाने में असमर्थता जताई तो दारोगा राहुल पांडे ने 3 सिपाहियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल कल रात बिजली का हाल जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकल गए। पीयूष गोयल मयूर विहार गए, वहां उन्होंने नए बन रहे बिजली टावर का जायजा लिया। गोयल ने मयूर विहार में महारानी बाग गाजीपुर लाइन की जानकारी ली। इस लाइन पर बिजली लाइन को ठीक करने का काम चल रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि वो सरप्राइज विजिट करके देखना चाह रहे हैं कि किन किन इलाकों में बिजली कट रही है। दिल्ली में 5,470 मेगावाट बिजली की जरूरत है। बिजली विभाग का दावा है कि वो डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। त्रिलोकपुरी में लोग पूरी रात जगे रहे। दिल्ली के आश्रम इलाके में भी बिजली गुल रही, लोग रात भर परेशान होते रहे। दिल्ली के शादरा में भी लोग सड़कों पर थे, रात में इनके घरों में बिजली नहीं थी। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। सुल्तानपुरी में कांग्रेस विधायक जय किशन धरने पर बैठ गए। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीजों और उनके साथ लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दिल्ली में बिजली संकट पर राशिद दलवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव से पहले हर हर मोदी घर घर मोदी था, अब हर हर मोमबत्ती घर घर मोमबत्ती हो गया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिजली संकट पर पीएम को चिट्ठी लिखी है। 2 पन्नों की चिट्ठी में केजरीवाल ने बिजली बिल पर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है। केजरीवाल ने चिट्ठी में प्रधानमंत्री से बिजली कंपनियों से कड़ाई से निपटने को कहा है। केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी कहा कि जब वो दिल्ली के सीएम थे तो दिल्ली वासियों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। गर्मी से पूरे देश में मरने वालों की संख्या अब 34 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। यहां पर पारा 43.6 डिग्री रहा। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से बुधवार को 3 लोगों की मौत हो गई। गर्मी से एक मौत शिवाजी टर्मिनल के पास से एक पालिका मार्केट और एक 12 खंबा रोड पर हुई। हरियाणा में गर्मी ने अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी से अब तक मरने वालों की संख्या 18 हो चुकी है। जबकि राजस्थान और पंजाब में 2-2 लोगों को गर्मी से अपनी जान गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में गर्मी से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जम्मू में भी गर्मी से एक व्यक्ति की जान गई है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला देश गर्मी में सबसे ज्यादा परेशान रहा। बांदा में पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ताजमहल का दीदार करने आए पर्यटकों को गर्मी में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तापमान 47 परेशान रहा। बांदा में पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ताजमहल का दीदार करने आए पर्यटकों को गर्मी में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब में भी गर्मी का कहर जमकर बरसा। संगरूर में पारा 47 डिग्री रहा। झारखंड में बिजली कटौती के बीच अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में भी गर्मी ने जमकर कहर बरपाया। जम्मू में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली वालों को आज आंधी और हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। गर्मी की मार से बेहाल देहरादून के लोगों को कल बारिश ने काफी राहत दी। देहरादून समेत सूबे के कई जिलों में बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। आज शाम 5 बजे तक मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड में 96 अवैध मकानों को खाली करना होगा। बीएमसी ने 12 जून यानी आज तक की डेडलाइन दी थी। 96 अवैध फ्लैट मालिकों को शाम 5 बजे तक चाबी बीएमसी को सौंप देनी है। ऐसा न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर फ्लैट मालिक पहले ही फ्लैट खाली करके जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं। भारत रत्न लता मंगेशकर ने कहा था कि लोगों को बेघर करना अन्याय होगा। कैंपा कोला कंपाउंड में लता मंगेशकर का भी एक घर होने की बात कही गई है।
बहराइच रेप और मर्डर की पीड़ित का कल पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया गया। प्रशासन के दबाव में आनन फानन में हुआ अंतिम संस्कार में गरीब परिवार कफन भी नहीं जुटा पाया, नहीं प्रशासन ने इसका इंतजाम किया। अंतिम संस्कार के मौके पर आईजी गोरखपुर भी मौजूद थे। रेप और मर्डर के इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। मृतक के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है, साथ ही नमूने उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजे गए हैं। बुधवार को महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद गांव में तनाव फैल गया था। महिला के पति का आरोप है कि दबंगों ने रेप के बाद उसकी हत्या कर दी और शव पेड़ से लटका दिया। गुस्साए गांव वाले पुलिस को पेड़ से शव नहीं उतारने दे रहे थे। पुलिस और गांव वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। अलीगढ़ में एक रेप पीड़ित ने आरोपियों के डर से घर छोड़कर एसएसपी दफ्तर में शरण ली है। रेप मामले की थाने में शिकायत करने के बाद से आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि एसएसपी दफ्तर से भी महिला को इंसाफ मिलने की बजाय सिपाहियों के धक्के ही मिले। बदायूं गैंगरेप केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए खुद इस केस की मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया। कोर्ट ने यूपी सरकार से इस केस से जुड़े सभी गवाहों को सुरक्षा देने को भी कहा। महिलाओं के एक संगठन की ओर से दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अब 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से पिछले 6 हफ्तों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों और इन मामलों में की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी तलब किया। 2 चचेरी बहनों से गैंगरेप के मामले में कल सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि सीबीआई को पहले ही यूपी सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिशी चिट्ठी मिल गई है। उसे बस केंद्र सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इस बीच कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस के मुख्य आरोपी पप्पू यादव को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। बस्ती में एक एसपी नेता पर मंदिर की केयरटेकर से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। एसपी नेता गोवर्धन सोनकर ने अपने दर्जन भर साथियों को लेकर महिला के घर पर हमला बोल दिया। महिला का आरोप है कि उसने एसपी नेता को मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण करने से रोका था। इसी का बदला लेने के लिए वारदात की गई। महिला ने घर से भागकर किसी तरह खुद को बचाया। महिला की शिकायत पर एसपी ने जांच का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया है। पाटिल ने कहा कि अगर हर घर में भी पुलिस की तैनाती कर दी जाए तब भी रेप को रोक पाना मुमकिन नहीं। बाद में आर पाटिल अपने इस बयान से पलट गए, कहा मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। ममता शर्मा ने कहा कि फिल्में सीरियल देखने से बुरा असर पड़ रहा है और रेप की वारदात हो रही है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता की हत्या का एक आरोपी मेरठ पुलिस के हाथ से चढ़ गया। वारदात के दौरान उसे भी पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने सारे अस्पतालों को अलर्ट कर रखा था। आरोपी इलाज कराने के लिए एक निजी क्लिनिक कोटपाल नर्सिंग होम आया, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने नर्सिंग होम के मालिक और उसके बेटे समेत 3 डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया है। डॉक्टरों पर आरोप है कि इन्होंने पुलिस को जानकारी दिए बगैर गोली लगे हुए शख्स का इलाज किया। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को बीजेपी नेता ओमवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के दौरान ओमवीर ने भी एक बदमाश पर गोली चलाई थी। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के आरोपियों ने खुलासा किया है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। बुलंदशहर में आरएसएस नेता पुनीत सिंघल को बदमाशों ने गोली मार दी। सिंघल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक व्यापारी से लूट के बाद भाग रहे बदमाशों ने पुनीत को पकड़ने की कोशिश की थी। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। यूपी में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों से परेशान बीजेपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 0522-2628-58584 और 2623-635 नंबर पर बीजेपी कार्यकर्ता उत्पीड़न की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा फैक्स नंबर भी दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्रदेश स्तर की समिति का गठन किया है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री यूपी के प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अखिलेश इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। यूपी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली के होटल ताज में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है। अखिलेश सरकार ने बांदा के मान्यवर काशीराम कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है। नाम से मान्यवर काशीराम हटा दिया गया है। लखनऊ की बिजली व्यवस्था सुधारने के तहत सीएम अखिलेश यादव ने अपने घर का एनर्जी ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो आज 5 कालिदास मार्ग और 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सीएम के आवास का एनर्जी ऑडिट किया जाएगा। यह पहला मौका है जब किसी सीएम ने अपने घर का एनर्जी ऑडिट करवाने की पहल की है। एनर्जी ऑडिट में बिजली एजेंसियां देखती हैं कि विद्युत उपकरण कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं। इसके बाद कम खपत वाले उपकरण लगाए जाते हैं। अब तक लखनऊ में 20 सरकारी इमारतों का ऑडिट करवाया जा चुका है। इनमें बिजली की खपत 30 से 35% तक कम हुई।
लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को कांग्रेस बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों और सहयोगी दल एनसीपी के दबाव की वजह से कांग्रेस को एक फैसला लेना पड़ सकता है। बाला साहेब थोराट, राधा कृष्णा, विखे पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल है सीएम की रेस में। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस सुशील कुमार शिंदे को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी कांग्रेस बदलने का फैसला ले सकती है। लोकसभा चुनाव में असम में कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया। इसके अलावा असम में पार्टी के अंदरूनी कलह को भी निपटाने में गोगोई असफल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी गाज गिरने की बात थी, लेकिन राज्य में कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से हुड्डा बच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकपाल नियुक्त कर सकते हैं। सरकार ने लोकपाल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए सर्च कमेटी बनाने की कोशिशें जारी है। लोकपाल बनाने के संबंध में 3 जजों से उनकी सहमति भी पूछी गई है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण के लिए कुछ खास प्लान किया है। इसी सिलसिले में वो जून में लाल किले का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा का लोकसभा में और राज्यसभा में जवाब दिया। इस दौरान मोदी ने सबसे बड़ी बात कही, कहा दागियों को संसद से दागियों को मुक्त किया जाएगा। सांसदों पर दर्ज केस का 1 साल में निपटारा हो। मोदी ने कहा कि जो भी बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गई हैं उसे पूरा करने में सरकार कोताही नहीं बरतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि हमें अपने देश का सिर पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा रखना है। मोदी ने यह भी कहा कि हम सभी सांसद जनता की उम्मीदों के दूत हैं, हमें उन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होती है और उनकी सरकार गरीबों के हित के लिए काम करेगी, महंगाई दूर करेगी। मोदी ने कहा कि कोई भी दल अगर हमारी आलोचना करता है तो हम इसे मार्गदर्शन मानेंगे। नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर भी तंज कसा। मोदी ने कहा कि लगातार सामने आए घोटालों के चलते देश की पहचान स्कैम इंडिया की बन गई है, इसे स्किल्ड इंडिया में बदलना होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मोदी ने नारी सम्मान और सुरक्षा को पूरे देश की प्राथमिकता बताया। रेप को लेकर नेताओं के बयानों पर मोदी ने कहा कि वो अपील करते हैं कि रेप की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बंद हो। मोदी ने कहा कि हम मां बहनों की डिग्निटी से खिलवाड़ करते हैं, क्या हम चुप नहीं रह सकते। लोकसभा में अपनी बातें रखने से पहले मोदी ने कहा कि वो संसद में नए हैं, इसलिए कोई चूक होती है तो माफ करें। मोदी के भाषण पर विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अब वादे करने के बजाय ठोस कार्रवाई का वक्त आ गया है। लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली। सुषमा स्वराज ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी रही। सुषमा ने खड़गे से कहा, मार्केटिंग का पहला सिद्धांत है प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सुषमा स्वराज ने चुनाव में कांग्रेस की हार की 10 वजहें भी बताई। सुषमा के मुताबिक महंगाई की मार, घोर भ्रष्टाचार, घोटालों की भरमार और किसानों के हाहाकार के कारण कांग्रेस हारी। बंद कारोबार, युवा बेरोजगार, महिलाओं से दुराचार और सैनिकों से सीमा पर अत्याचार को भी सुषमा ने कांग्रेस की हार का वजह बताया। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने महिला आरक्षण बिल के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा। लोकसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सरकार से पूछा, आखिर महंगाई कब कम होगी। मुलायम ने जब यह कहा कि मोदी सरकार के आने पर महंगाई बढ़ी है तो सत्ता पक्ष ने खूब हंगामा किया। महंगाई पर मोदी को घेरने के बाद मुलायम ने यह भी पूछा कि पाकिस्तान के पीएम से उनकी क्या बात हुई। मुलायम ने यह भी पूछा कि आखिर पाकिस्तान के चंगुल से कश्मीर को कब छुड़ाया जाएगा। 16वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सरकार से चर्चा के बाद इस पर मुहर लगा दी। नियम के मुताबिक विपक्ष को लोकसभा सीटों का 10% यानी 55 सीटें पानी होती है, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें हैं। जनरल वीके सिंह और अगले आर्मी चीफ के विवाद पर राज्यसभा में अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग ही नए आर्मी चीफ होंगे। राज्यसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने सवाल उठाया, जिस पर जेटली ने जवाब दिया। लोकसभा में भी वीके सिंह मसले पर कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने वीके सिंह के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे को लेकर जानकारी मांगी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान 15 जून तक हो सकता है। अध्यक्ष पद की दौड़ में जेपी नड्डा सबसे आगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नड्डा के अलावा अमित शाह और ओम माथुर के नाम की भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज से बात की।
2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में नरेंद्र मोदी ने अपनी वैवाहिक स्थिति क्यों छिपाई, इस पर आज अहमदाबाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस हलफनामे में मोदी पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। सवारी ढोने के मामले में मुंबई मेट्रो ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। महज 59 घंटों में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मुंबई मेट्रो से सवारी की। दिल्ली मेट्रो की तुलना में मुंबई मेट्रो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे दोगुने यात्रियों को ढो रही है। पंजाब में आज मरीजों का हाल बेहाल हो सकता है, दवा की दुकानें बंद रहेंगी। पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने पूरे राज्य में दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। भीषण गर्मी से झुलसते पश्चिम भारत के लोगों के लिए बड़ी खबर, अरब सागर में बड़ा तूफान ननौ का आ रहा है। अरब सागर में उठाए विक्षोभ मंगलवार रात से पश्चिमी भारत से तटवर्ती इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इससे खासकर तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश आने की संभावना है। कल सुबह तूफान मुंबई से 660 किलोमीटर दूर था। मौसम विभाग ने कहा है कि इस तूफान से कोई खतरा नहीं। आगरा के छता इलाके में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लग गई। आग में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। रात करीब 10:45 पर लगी है। 12 बजे रात में आग पर काबू पाया गया। आग क्यों लगी इसका पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक टेक्सटाइल मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में रखा करीब 30 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। जम्मू के जंगलों में देर रात करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में आग लगी। इससे हजारों पेड़ जलकर खाक हो गए। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैली और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लकड़ियों के गोदाम तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां रात भर आग को गोदाम से दूर रखने की कवायद में जुटी रहीं। गोदाम अभी तक सुरक्षित है। अहमदाबाद में आसाराम के मोटेरा आश्रम में पुलिस ने छापा मारा। पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति की मौत के मामले में पुलिस ने छानबीन की। अमृत प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 साधकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पंजाब के संगरूर में पुलिस के रवैये से परेशान एक किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गया। किसान की जमीन दबंगों ने हड़प ली है, जिसकी शिकायत वो थाने में दर्ज कर चुका था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई घंटों के बाद किसानों को दबंगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाकर टावर से नीचे उतारा गया। पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में 17 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना में 2002 में हुआ फर्जी एनकाउंटर मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई अदालत ने 2 पुलिस वालों समेत 8 लोगों को दोषी ठहराया है। मंडी में आज सुबह 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया। बुधवार को दोपहर से शाम तक बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी नदी में बहे 24 छात्रों में से बचाव दल ने एक और छात्र का शव निकाला है। मंडी में बहे 24 छात्रों में से अब भी 18 छात्र लापता हैं। आईटीबीपी के जवान नाव लेकर छात्रों की तलाश में जुटे हैं। मंडी में हुए हादसे को लेकर मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मंडी हादसे के सिलसिले में लारजी डैम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और धारा 304(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती की सुरक्षा में मौजूद एक जिप्सी की सांसद प्रवेश शर्मा की कार से टक्कर हो गई। हादसा संसद मार्ग थाना इलाके में हुआ। हादसे में उमा भारती की सुरक्षा में मौजूद 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने अम्मा सॉल्ट के नाम से सस्ता नमक लॉन्च किया है। इससे पहले तमिलनाडु में जयललिता की अम्मा कैंटीन काफी लोकप्रिय हो चुकी है, जहां कम कीमत में गरीबों को अच्छा खाना मिलता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुजरात के जामनगर पुलिस ने हाईटेक तरीका अपनाया है। काफी लोकप्रिय हो चुकी है, जहां कम कीमत में गरीबों को अच्छा खाना मिलता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुजरात के जामनगर पुलिस ने हाईटेक तरीका अपनाया है। महिलाओं के फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया गया, जिसमें अधिकारियों के नंबर फीड होंगे। छेड़खानी की हालत में नंबर डायल करते ही पुलिस को महिला के लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी। एयर एशिया आज से भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। माना जा रहा है कि इससे घरेलू उड़ान सेवा में कंपटीशन का नया दौर शुरू होगा। एयर एशिया की पहली उड़ान आज दोपहर 3:10 पर बेंगलुरु से गोवा के लिए होगी। आने वाले समय में सरकार सब्सिडी बिल में 1% तक कटौती कर सकती है। एसबीआई ने अपने 5 सहयोगी बैंकों का विलय करने की तैयारी में है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का विलय स्टेट बैंक में होगा। माना जा रहा है कि इन बैंकों के विलय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसेट बेस 21.90 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। विलय के बाद एसबीआई के देश भर में फैले ब्रांचों में 5,658 ब्रांच और जुड़ जाएंगे। स्टेट बैंक का मार्केट शेयर 19 से बढ़कर 24% हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें फेयरनेस कैटेगरी में एडवर्टाइजिंग की तस्वीर बदल सकती है।
नए नियमों के मुताबिक विज्ञापनों में ये नहीं दिखाना है कि काले रंग वाले अपनी त्वचा के रंग की वजह से नाखुश, निराश या फिर किसी तरह से नुकसान में है। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि त्वचा के रंग को किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक वर्ग, जाति या समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप 2014 के उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज देर रात होने वाले इस समारोह में लगभग 600 कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल आज से आगाज हो रहा है। ब्राजील और क्रोएशिया के बीच पहला मैच खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का फीवर हिंदुस्तान में भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अमृतसर में एक शख्स ने वर्ल्ड कप खेलने वाले हर देश का झंडा बनाया। केरल में भी फीफा वर्ल्ड कप का फीवर दिखने लगा है। लोग अपने पसंदीदा टीमों की जर्सी खरीदने लगे हैं। फीफा वर्ल्ड कप की खुमारी में कोलकाता के कलाकार सुकुमार दत्ता ने मिट्टी से पूरी फुटबॉल टीम ही बना डाली। सुकुमार ने फुटबॉल टीम के साथ मां दुर्गा की मूर्ति भी बनाई है और वे उसे अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रेमियों को देना चाहते हैं। ब्राजील में 25 साल का कछुआ 2014 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी कर रहा है। एक कछुआ गोल पोस्ट पर देश के झंडे के साथ लगी मछली खाकर बिग हेड विनर घोषित करता है। आज देर रात होने वाले ब्राजील और क्रोएशिया के बीच मैच में बिग हेड ने ब्राजील की जीत की भविष्यवाणी की।